ओके, थैंक यू। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, ठीक ठाक हो? जी मैम मैम, अल्लाह का आप शुक्र, ठीक हैं? आप सुनाएं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोगों के साथ एक ये कि मेरी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आपकी क्लासेस कुछ पेंडिंग हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब हम इसको मेकअप कर देंगे, ठीक है? इसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए होगा कि हमें कंटिन्यूसली जो है ना अब 10-15 डेज देने पड़ेंगे, ठीक है? डू यू रेडी फॉर दिस? यस मैम। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, पहले तो मैंने आपके साथ दो दो शेयर किए थे, वो आपको देख लिया है काफ़ी लोगों ने, उसको मैंने देख लिया है उसको, लेकिन सबने नहीं देखा है अभी। हाँ, तो वो सबसे तो है रिक्वेस्ट कि जिन्होंने नहीं अभी देखा उसको देख लीजिएगा। आई थिंक हमने जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन से शुरू करना था, उससे रेलिवेंट मैंने आपके साथ पहले पीडीएफ भी एक शेयर की थी और एक दो आपके साथ वो भी शेयर की थी, प्रेजेंटेशंस भी शेयर की थी कि उसको देख लें, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहा होगा। इज इट? ठीक है। अच्छा, अब आज हम शुरू करते हैं कि जो हमारे पास यस मैम। इंस्ट्रूमेंटेशन, हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमेट्री, वही उसी को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगी। जो दो मैंने आपको प्रेजेंटेशंस भेजी है ना, उसमें वैसे कुछ इश्यूज भी थे क्योंकि उसकी मुझे वीडियो वीडियो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसलिए इसको आज एक लेक्चर दोबारा अरेंज किया ताकि मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड होता हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद लास्ट जो से हमारे पास 5-7 मिनट्स होंगे, मैं उसमें फिर आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो वो वहाँ पे आप उस वक्त मुझसे कर लीजिएगा। ऑलराइट, ओके मैम। चलें जी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का वर्ड तो आपको समझ आ गया। स्पेक्ट्रोमेट्री, व्हाट इज दिस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमेट्री? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली हम लेते हैं ऑप्टिक, जो ह्यूमन आई है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो विजिबल लाइट को देख सकती है, ठीक है? लेकिन हम यूवी विजिबल, आईआर रीजन को, और विजिबल को तो हम कहते ही ऑप्टिक्स है ना। ऑप्टिकल, आपको पता है ऑप्टिक्स जो हमारी ये ग्लासेस वाली शॉप्स होंगी उस पर भी लिखा होगा ऑप्टिक्स की शॉप है ये। तो जो यूवी रीजन है, आईआर रीजन है, इसको भी हम ऑप्टिकल रीजन ही कहते हैं। ऑप्टिकल रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लेंस को, मिरर्स को, प्रिज्म्स को, ग्रेटिंग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, तो ड्यू टू दीज स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स वी आर एबल टू visit to analyze these regions, एनालाइज दीज रीजन्स, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो ऑप्टिकल रीजन है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को हमने पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमने पहले डिस्कस किया था कि स्कैटरिंग भी होती है, फ्लोरेसेंस भी होती है, फास्फोरेसेंस भी होती है, और उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में जो ऑप्टिकल रीजन की जो लाइट है वो यूज हो रही है अगर, तो हम उसे कहेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो, ठीक है? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, जो यूवी विजिबल और आईआर रीजन्स में खासतौर पे फॉल करते हैं। वो आपने देख लिया था। सबसे पहला कौन सा था? लाइट सोर्स, एक्सक्यूज मी मैम। रेडिएंट एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सेकेंडली, मैम। जी बेटा जी। मैम सिन्हा नसीम है, तो उसको प्लीज ऐड कर लें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे किया तो था एडमिट ऑन। चलो, ठीक है। अच्छा, अब जो है स्टेबल रेडिएंट एनर्जी आ गया, वेवलेंथ सिलेक्टर आ गया, वेवलेंथ सिलेक्टर के बाद हमारे पास सैंपल कंटेनर आ गया, रेडिएशन डिटेक्टर एंड द सिग्नल प्रोसेसिंग एंड रीड आउट डिवाइस, ठीक है? ये सब चीजें जौन सी है ना, ये हमारे पास 5 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हम यूज करते हैं, जिससे मिलकर हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्ट अप होता है। अब हमारे पास जो बेसिकली जो यूवी विजिबल आईआर रीजन में जो आपके पास आते हैं, ये इसके थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है, और इसको हमने दिस इज दिस लाइट सोर्स, इसका वेवलेंथ सिलेक्टर, सैंपल ट्यूब, डिटेक्टर, और जो है ये रीड आउट डिवाइस, रिकॉर्डर, सिग्नल प्रोसेसर, रिकॉर्डर भी होगा, और फिर रीड आउट लास्ट स्पेक्ट्रा आता है। दिस इज द बेसिक जो है ये डायग्राम है आपके किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। एब्जॉर्प्शन के बाद जो सेकंड आपके पास है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे पहले लाइट सोर्स है, फिर वेवलेंथ सिलेक्टर है,
उसके बाद सैंपल है और फिर वेवलेंथ सिलेक्टर, यानी कि 2 वेवलेंथ सिलेक्टर यूज हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या है, बी कौन सा है, दिस इज द फ्लोरेसेंस मेजरमेंट। फ्लोरेसेंस को यहाँ पे हमने पहले सोर्स दिया, यहाँ पे वेवलेंथ सिलेक्टर, सैंपल यहाँ पे बेसिकली हमने करना है कि आपका जो लाइट सोर्स आपने कहा कि सपोज हमने लेड को डिटरमिन करना है, तो लेड ने क्या करना है, लेड 217 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो कर दिया है। तो आपका सैंपल जो है बेसिकली वो लेड है। सैंपल बेसिकली क्या होता है, आपका सैंपल एक वाटर का सैंपल है, उसमें आपने लेड डिटेक्ट करना है, तो दिस इज योर सैंपल। तो एनालाइट कौन सा होगा आपका, एनालाइट विल बी द लेड। और जो अदर उसके बाकी मटेरियल्स है, वाटर है, उसके अंदर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अदर उसके मिनरल्स मौजूद हैं, वो सारा क्या होगा, दैट विल बी दी मैट्रिक्स। तो आपने एनालाइट को एनालिसिस करना है। एनालाइट जो सा है वो 217 पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो यहाँ पे आपने उसको एक खास वेवलेंथ देनी है, जिसकी वजह से जो लेड के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेड के एटम्स होंगे, लेड के सॉल्ट होंगे, वो एक्साइट होंगे। जब वो एक्साइट होंगे तो वो क्या करेंगे, फिर वो एक्साइट के बाद डी एक्साइट होंगे, तो एक खास वेवलेंथ जहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट, ये वाला सिलेक्टर उसको सिलेक्ट करेगा कि 217 नैनोमीटर की अब जितनी वेवलेंथ आएगी उसको आपने अलाउ करना है टू पास ऑन टूवर्ड्स द डिटेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया, सैंपल से डिटेक्टर की तरफ सिर्फ वो गया जो आपके एनालाइट, जो आपके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड था, ठीक है। और उसके बाद डिटेक्टर से आपके पास ये सिग्नल प्रोसेसिंग, दिस इज द फ्लोरेसेंस। ये किसकी है, फ्लोरेसेंस। ये देखें, ये बी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरेसेंस मेजरमेंट, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एंड दिस इज थर्ड वन जो है, ये भी हमारे पास वही बेसिक 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने पहले किए हैं, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर क्या है, सैंपल से डायरेक्ट आपके पास कोई यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे रेडिएशन सोर्स है, तो इन दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बेसिकली क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास पहले कोई लाइट सोर्स मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो सैंपल आ रहा है, सैंपल ने के अंदर इटसेल्फ वाटर का सैंपल वो यहाँ रखा। अब लाइट सोर्स नहीं है, मुझे खुद आवाज आनी शुरू हो गई। अच्छा ठीक है जी, डू यू हियर मी, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओके ओके ओके। तो ये थर्ड वन, दिस इज जी मैम रोल नंबर 21 ऐड कर लें उसको। अच्छा मैं करती जा रही हूँ, एडमिट कर रही हूँ, वो कोई बात नहीं, अब जितने हो रहे हैं ठीक है, जो दरमियान में फिर ज्यादा इंटरप्शन होती है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। ओके मैम ओके। अच्छा जी, क्या हो रहा है आपके पास कि यहाँ पे कोई रेडिएशन सोर्स मौजूद नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है कि ये जो मुझे मेरी आवाज क्यों आ रही है, ये आपके पास फ्लेम है। फ्लेम ने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप होगा। तो वो आवाज आप उसको म्यूट, आप उसके सारे म्यूट कर देंगे ना। अच्छा चलो करो, कहाँ से करो, 1 मिनट बेटा जरा ठहर। चलो कोई बात नहीं, बनाने का मैं इसको कर रही हूँ, जो जितने बच्चे हैं ना एडमिट सबको करना, टाइम बताओ। अच्छा हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, सैंपल यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रेडिएशन सोर्स कोई नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे हमने रेडिएशन सोर्स को टंगस्टन लैंप लगाया होगा, यहाँ पे कोई बल्ब लगाया, ड्यूटेरियम लैंप लगाया है, तो इन दी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई रेडिएशन सोर्स मौजूद नहीं है, बल्कि हमने उसको फ्लेम दिया है, सैंपल को हमने फ्लेम दिया। तो क्या हुआ, उस वाटर सैंपल में से जो लेड था, उस फ्लेम से उसने अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक स्पेसिफिक, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, जो भी एटम्स होंगे जो उस फ्लेम में बर्न हो रहे हैं, वो एक्साइट हो रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि हमने यहाँ पे वेवलेंथ सिलेक्टर यूज किया। अब यहाँ पे फ्लेम बेसिकली फ्लेम को हम यूज करते हैं कि फ्लेम कौन सा है, वो उसको एक्साइट करता है। एक्साइटेशन के बाद एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो आपके डिटेक्टर ने उस लाइट को को डिटेक्ट करना है जो कि इधर आपका जो सैंपल है वो एमिट कर रहा है, लेकिन एमिट करके यहाँ पे हमने उसके पास एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि सिर्फ 217 नैनोमीटर की वेवलेंथ कौन सी है वो हमने आगे डिटेक्टर के पास अलाउ करना है। तो इन दिस वे द 3 इंस्ट्रूमेंट, बेसिक जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स है वो वेरी करते हैं एक दूसरे से।
नंबर 1 क्या है कि हमारे पास लाइट सोर्स आ गया, सैंपल ने जितनी लाइट एब्जॉर्ब की और जितनी अमिट की, तो यहाँ पे कौन सी लाइट जाएगी, यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन भी स्टडी कर सकते हैं और ट्रांसमिटेंस भी स्टडी कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है आपके पास, सेकंड केस में जो है वो सैंपल ने जो है वो लाइट को यहाँ पे हमने 2 वेवलेंथ सिलेक्टर लगाए, पहले एक से हमने बल्ब से उसे एक्साइट किया स्पेसिफिक बल्ब को, और उसको एक्साइट करने के बाद एक स्पेसिफिक एनालाइट को हमने उसी की लाइट को अलाउ किया कि बाकी जो भी स्ट्रे लाइट वगैरह आती है वो उसमें से उसको अलाउ ना करे आगे जाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आ गया सी वेटिंग एडमिट करना, एक दो बच्चा और है इसको। अच्छा जी, ये अब आपके पास 3 जो है ये हमने सॉरी हमारे पास आगे कि समराइज कर दिया कि 3 इंस्ट्रूमेंट, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, और जो आपके पास ये एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये किस तरह से थोड़े से इंस्ट्रूमेंटेशन के लिहाज से डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, कैरी ऑन करूं आगे। यस मैम। अच्छा, अब ऑप्टिकल मटेरियल, वेरी फर्स्ट आपने उन स्लाइड्स में भी देखा था, ये क्या था हमारे पास कि जिससे भी वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, द सेल्स, windows, lenses, mirrors, wavelength selecting element in an optical spectroscopic instrument must transmit radiation in the wavelength region being investigated। क्या मतलब हुआ कि आपने सपोज जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास सैंपल सेल है, सैंपल सेल जौन सा अगर हमने विजिबल रीजन में एनालिसिस करना है तो विजिबल रीजन में हम उसमें ग्लास यूज कर सकते हैं, हम क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यूवी रीजन की लाइट को स्टडी करना है तो यूवी रीजन की लाइट में क्या होगा कि आपका ग्लास जौन सा है वो यूवी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो इंटरफेरेंस क्रिएट होगी। तो अब हमारा जब हमने यूवी करना है तो हमारा जो सैंपल सेल है वो क्वार्ट्ज का बना होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये वो उसने कुछ एलिमेंट, ये कुछ दिखाई हैं, ऑप्टिक्स दिखाई हैं जो कि किस रीजन के लिए ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए 100 से लेके 4000 नैनोमीटर की लाइट जौन सी है वो आपके पास उसकी रेंज एक दी हुई है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस रेंज है कि किस रीजन में। ये आपके पास लिथियम फ्लोराइड है, मैंने इसमें से आपके साथ क्वार्ट्ज, सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड को डिस्कस किया था, ग्लास आपको पता है। तो क्या हो रहा है आपके पास कि ये जौन सा 100 से लेके 40,000 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, यहाँ पर आपके पास लिथियम फ्लोराइड वो ट्रांसपेरेंट है, ये 150 से लेकर 7000 नैनोमीटर के लिए। ग्लास जौन सा है वो ये 250 से लेकर आपके पास 400 नैनोमीटर के लिए ट्रांसपेरेंट होगा, 2000 नैनोमीटर के लिए। सोडियम क्लोराइड कंप्लीट आईआर रीजन तक को जौन सा है वो कवर करता है। उसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड 200 से लेकर अगेन 25,000 नैनोमीटर तक की रेंज को कवर कर रहा है। तो ट्रांसमिटेंस रेंज फॉर वेरियस ऑप्टिकल मटेरियल, अगर आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ये सब की रेंज को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना इजी होगा कि आईआर की अगर यूवी करना है तो हम कोरेक्स क्लास भी यूज कर सकते हैं, सिलिका और क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं यूवी विजिबल के लिए, लिथियम फ्लोराइड को यूज कर सकते हैं 150 से लेके 7000 नैनोमीटर के लिए, सिल्वर क्लोराइड को यूज कर सकते हैं हम विजिबल से लेके आईआर रीजन के लिए, और पोटेशियम ब्रोमाइड को 200 से लेकर कंप्लीट आईआर रेंज के लिए ये इजीली ट्रांसमिटेबल है और इनर्ट है। तो इसके ये आपको सारा जो ऑप्टिक्स है वो इस यहाँ ऊपर से भी बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूवी रीजन है, यहाँ से आपके पास 250 से लेकर 300 से लेकर 400 तक विजिबल रीजन है, और 400 से ऑनवर्ड 40,000 नैनोमीटर तक आईआर रीजन है। तो ये आपको सिंप्लीफाई करता है कि कौन कौन से मटेरियल्स कौन से हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर द ट्रांसमिटेंस रेंज फॉर वेरियस ऑप्टिकल मटेरियल। गॉट इट? यस मैम। ओके ओके। अच्छा, अब हमने देखा था कि सोर्स, उसके बाद क्या बात आती है कि एक तो चीज बन की कि आपका इंस्ट्रूमेंट बना किसका हुआ है, दूसरी चीज सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला पार्ट क्या था, दैट वाज द सोर्स, रेडिएशन सोर्स, ठीक है ना। तो रेडिएशन सोर्स के मैंने थोड़े से आपसे पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया था कि भाई वो क्वार्ट्ज का बना वो बना हो, टंगस्टन लैंप हो, वो ड्यूटेरियम लैंप हो, वो नर्स ग्लो बार हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि अब देखिए सोर्स कौन सा है ना, वो बेसिकली हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
वो टाइप्स क्या है, वो सोर्स कौन सा है, वो कंटिन्यूम सोर्स। एक को हम कहेंगे दिस इज द टाइप ऑफ कंटिन्यूम सोर्स। एक खास रेंज की लाइट को वो अमिट कर रहा है। समझ आ गया? कंटिन्यूम का मतलब क्या है? कंटिन्यूम सोर्स प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ विद इन अ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल रेंज। एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल रेंज में वो वेवलेंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि ये यहाँ से लेकर आप पूरी जो है यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी जो सी है वो ये रेंज है इसकी इंटेंसिटी की। ये कोई सा भी सपोज टंगस्टन जो सा है ना वो बल्ब है आपके पास, ये यूवी ये वेवलेंथ है, इसकी एक्स एक्सिस पर है, इंटेंसिटी इसकी ये आपके पास 400 से लेके सपोज 800 नैनोमीटर तक का टंगस्टन बल्ब है और ये इस तरह से आपके पास लाइट एमिट कर रहा है, इसकी इसकी इंटेंसिटी है। तो इसे हम कहते हैं दिस इज द कंटिन्यूम सोर्स कि हर वेवलेंथ में जो आपने 200 से लेकर 400 से लेके 800 नैनोमीटर की जो रेंज को सिलेक्ट किया है स्टडी करने के लिए, ये जो सोर्स है उसमें हर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। गॉट इट? ठीक है ना? तो अब ये रेंज आई है कंटिन्यूअस, एक ब्रॉड जो है आपके पास ये ड्रॉ होता है, इसका जो पीक है, इसकी पीक नहीं होती बल्कि एक बैंड होता है, दिस इज द बैंड। while in the case of line source, तो लाइन सोर्स क्या है? ये दिस इज द टाइप ऑफ लाइन सोर्स, मर्करी आर्क लैंप जिसे कहते हैं। मर्करी आर्क लैंप क्या करता है? ये एक लाइन सोर्स है, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। ये सपोज मर्करी आर्क लैंप कौन सा है, मैं ये आपको एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, लिटरेचर में अवेलेबल होगा। आपने मर्करी आर्क लैंप सपोज वो हमें शो करेगा 350 नैनोमीटर की लाइट, तो ये सिर्फ 350 नैनोमीटर की लाइट होगी। फिर वो शो करेगा 361 की लाइट, उसके बाद फिर वो करता है सपोज 517 नैनोमीटर की लाइट। तो ये 5, तो वो पूरा एक बैंड को जो सा है ना वो नहीं कर रहा, पूरे एक बैंड को कवर नहीं कर रहा, बल्कि कुछ खास रीजन्स की लाइट को अमिट करता है। तो ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं लाइन सोर्सेज। सम सोर्सेज आर द कंटिन्यूम सोर्सेज एंड द अदर आर द लाइन सोर्सेज। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। अच्छा, और भी अगर हम देखें, अब यहाँ पे इंटेंसिटी, हर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी वेरी कर रही है ना। इंटेंसिटी वेरी करने की वजह से क्या होगा कि आपके पास वही जब इंटेंसिटी वेरी करेगी तो हमारा डिटेक्टर कौन सा है उसमें जो लाइट जाएगी इंटेंसिटी, एक तो कि इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हुई, लेकिन अगर ऑलरेडी पीछे से उसकी पावर कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है, क्या होगा कि आपकी जो स्पेक्ट्रा है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हम उसको हमने ऐसा सोर्स यूज करना होता है जिसकी जो हाईली इंटेंस, उस जिस रीजन को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी लाइट हाईली इंटेंस हो। गॉट इट? तो ये आपके पास क्या हो गया? कंटिन्यूम सोर्स। जो सोर्स है, जो बल्ब हमने यूज करना है, बेसिकली दो तरह के हैं, कंटिन्यूम सोर्स एंड द लाइन सोर्स। लाइन सोर्स के लिए मैंने आपको ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइन सोर्स, और ये मर्करी आर्क लैंप कौन सा लाइन सोर्स अगर इस तरह की शो करेगा, और जो टंगस्टन है वो इस तरह का बल्ब कौन सा है, हेलाइट टंगस्टन हेलाइट, वो इस तरह की लाइट को शो करेगा। तो इस तरह की लाइट को हम यूज करेंगे कंटिन्यूस, क्योंकि हमने एक रीजन को स्टडी करना है तो हम कंटिन्यूम सोर्स को नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन लाइन सोर्स को हम बेसिकली कब यूज करते हैं? स्पेसिफिकली दीज आर यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या हमने देखना है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वो एग्जैक्ट जो लाइट जो सोर्स दे रहे हैं उसी रीजन में दे रहा है, या उससे उसकी उसकी जो एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, वो कम हुई है। तो उसके लिए जो लाइन सोर्स है वो बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कंटिन्यूम सोर्स को हम फॉर द एनालिसिस। अच्छा, अब क्या पल्स सोर्सेज भी होते हैं, या आपको ये लाइन सोर्स को हम यूज कर सकते हैं। एक अनदर जो सोर्स है वो हमने देखा था, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है FTIR की, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो FTIR में क्या होगा, या आप समटाइम हम सोर्स में किसी बल्ब की जगह हम यूज कर लेते हैं लेजर लाइट। तो लेजर लाइट का क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है? लेजर लाइट में आल्सो बी अ सोर्स फॉर एक्साइटेशन फॉर एब्जॉर्प्शन। तो लेजर लाइट बेसिकली क्या करेगी? लेजर लाइट उसको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जिसकी विद द सेम इंटेंसिटी, उसकी जो लाइट होगी वो बहुत ज्यादा कोहेरेंट होगी, उसकी इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है जी, गॉट इट? तो कोहेरेंट लाइट का मतलब क्या है कि उसमें सपोज अब एक लेजर लाइट मैं उसे दूंगी, वो लेजर लाइट जो सी वो 470 नैनोमीटर की लाइट को अमिट करती है।
तो अब वो 470 के अलावा उसमें 4, क्योंकि इनमें से कोई भी सोर्स जो हमने डिफरेंट सोर्सेस अब तक डिस्कस किए हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि टंगस्टन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप हो गया, या नर्स्ट ग्लो बार हो गया, या उसमें हमने अदर सोर्सेज कौन से हैं, यूट्रियम, जिरकोनियम, वही सारे हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो वो उनमें से कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो कि सिर्फ एक वेवलेंथ लाइट को एमिट करे। रेंज है जिसको करना है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगी। जब इंटेंसिटी वेरी करेगी तो जो स्पेक्ट्रल की पीक, उसका जो अंडर एरिया है वो भी वेरी करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो 100% या मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हम उसके अंदर जो उसकी आउटपुट है उसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए एक क्या किया कि हमने, अगर पता है कि हमने एक ही एनालाइट लेड को ही स्टडी करना है जो कि 217 पे एब्जॉर्ब करता है, तो हमने 217 की लेजर लाइट दे दी। अब लेजर लाइट की क्या प्रॉपर्टी है कि लेजर लाइट कौन सी है, वो बहुत ज्यादा लेजर लाइट कोहेरेंट लाइट देगी। अब कोहेरेंट का लफ्ज मैंने कहा, तो कोहेरेंट क्या है कि उसकी जितनी भी रेडिएशंस पास होंगी, उसकी जितनी भी रेडिएशंस पास ऑन होंगी, वो क्या करेंगी, रेडिएशंस जो पास होंगी वो सारी की सारी एक ही फेज में पास करेंगी। जितनी भी लाइट वेव गुजरेंगी उन सब का जो क्रस्ट है और ट्रफ है वो सेम लेवल पे होगा, वो वन फेज होगी और उसके साथ सेम फ्रीक्वेंसी की, वन फेज और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम कहेंगे कोहेरेंट लाइट होगी। जब इतनी इंटेंस लाइट सिंगल वेवलेंथ की सैंपल पे पड़ेगी तो क्या होगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो से मैक्सिमम सैंपल जो हमारे पास होगा वो हमें रिस्पॉन्स शो करेगा। गॉट इट? ये हमने देख लिया कि हमारे पास क्या है। ये अब इसके पास ये मैंने पिछली अपनी प्रेजेंटेशन में भी ज़ीनॉन आर्क लैंप है, ये टेबल है कंटिन्यूम सोर्सेज का, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, टंगस्टन लैंप, नर्स ग्लो बार, नाइक्रोम बार और ग्लो बार, ये इनकी वेवलेंथ रीजन है और ये टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें के लिए यूज करते हैं। तो ये कंटिन्यूम सोर्स इन द विजिबल रीजन, कंटिन्यूम सोर्स इन द यूवी विजिबल रीजन, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसको आप एक दफा पढ़ लेना। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमिंग लेक्चर में या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हो, या ईमेल के थ्रू, जिससे भी आपको इजी लगे। तो मोस्ट वाइडली यूज कंटिन्यूम जो है वो हमने यहाँ पे टेबल में बता दिए हैं, रेंज भी इसकी बता दी है टंगस्टन को, और ये सारे ये हमने इसको देख लिया था। यहाँ पे तो चलिए अभी हम इसी से पिक करते हैं। अच्छा, ये अब थोड़ा सा यहाँ से हम देख लें कि अब ड्यूटेरियम अगर लैंप है हमारे पास, ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूम सोर्स यूवी रीजन की। द ड्यूटेरियम लैंप कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का है ना आइसोटोप, ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। लो प्रेशर पे हम क्वार्ट्ज विंडो में उसको ये वो यूज किया जाता है। और ड्यूटेरियम को जब लैंप अमिट कंटिन्यूम रेडिएशन व्हेन ड्यूटेरियम इज सिमुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसे इलेक्ट्रिक पावर देते हैं जिसकी वजह से वो एक्साइट होता है तो वो री एक्साइटेशन जब होती है तो वो अपनी यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पे एक्साइटेड होगा। जब एक्साइटेड होगा तो जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये वो वेवलेंथ एनर्जी है जो कि वो अमिट करेगा। ठीक है जी, तो अब ये द वेयर EC इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल। अब इतनी एनर्जी कौन सी है, वो मॉलिक्यूल जो हमारा एनालाइट था उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो दिस इज द एनर्जी, ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट की, और ये वो where EH2 is the fixed quantized energy of the excited molecule and EH dash and EH star are the kinetic energies of the two hydrogen atoms. The sum of the latter two energy can vary from 0 to this. Thus, the energy and frequency of a photon can be vary with this range. अब उसने क्या कहा है, ये उसने बताया है कि अगर आपके पास सॉरी जी, ये आपके पास ये जो ड्यूटेरियम का आइसोटोप है, ये मैक्सिमम कितनी एनर्जी, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या वो अमिट कर सकता है, जीरो से लेके मैक्सिमम। वो ये वेवलेंथ की इसने डिफरेंट टाइप्स बता दी हैं कि उसकी कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं। एक वो बैंड जो वो अमिट करेगा, दैट इज व्हेन द टू काइनेटिक एनर्जीज आर बाय चांस स्मॉल, तो जो आपके पास ये जो वेवलेंथ है वो लार्ज होगी।
जब दो जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स एमिट कर रहे हैं, देखें जिस तरह मैंने बताया कि लेजर की जो कि सारी लाइट जो सी है वो एक इंटेंस होती है एक ही वेवलेंथ पे वन फेज में, तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी जब इसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, या यहाँ उसने एग्जांपल देखिए, जब दो काइनेटिक एनर्जीज बाय चांस small that is when the two kinetic energies are by chance small, तो जो इसकी वेवलेंथ है वो इसकी लार्ज होगी। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है एनर्जी जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन द टू एनर्जीज आर लार्ज, तो इसकी जो लाइट जो एमिट करेगा वो स्मॉल होगी। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन लैंप प्रोड्यूस अ ट्रू स्पेक्ट्रल कंटिन्यूम from about 160 nanometer to the beginning of the visible region। तो ड्यूटेरियम लैंप कौन सा है वो 160 से लेकर 350 नैनोमीटर तक की लाइट को एमिट करता है। टुडे मोस्ट लैंप ऑफ जनरेटिंग यूवी रेडिएशन कंटेन ड्यूटेरियम एंड आर ऑफ लो एनर्जी वोल्टेज इन विच ये इसकी डायग्राम बताई हुई है। In which the arc is formed between a heated oxide coated filament and a metal electrode। The heated filament क्या करेगा? heated filament जो है वो जो ड्यूटेरियम का बना हुआ है provide electrons to maintain the direct current at a potential about 40 volt। A regulated power supply is required for constant intensity। Both deuterium and hydrogen lamp provide the useful spectral line in the region of 375 nanometer तक की। Deuterium lamp is widely used with the hydrogen lamp. However, when the deuterium lamp is more intense at longer wavelength, the longer wavelength greater than 360 nanometer, ये 375 तक जो है उसकी इंटेंसिटी सेम रहती है, जबकि हाइड्रोजन की नहीं रहेगी। हाइड्रोजन लैंप की इस पे नहीं रहेगी, तो अगर हमने इस पे स्टडी करना है तो हमें ड्यूटेरियम लैंप को यूज करना पड़ेगा। These lines are nonsense, but they are useful for wavelength calibration of the absorption instrument। के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अदर सोर्सेज में ये हमने डिस्कस कर लिया था। इन एडिशन टू द कंटिन्यूम सोर्स, द लाइन सोर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। लो प्रेशर मर्करी आर्क लैंप जो है वो कॉमन सोर्स है। लो प्रेशर मर्करी आर्क लैंप जो है वो लाइन सोर्स है, यूज्ड इन दी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टर। लिक्विड HPLC लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, उसके साथ डिटेक्टर कौन सा लगता है? सेपरेशन के लिए हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि उसमें कॉलम यूज होगा, प्रेशर जो है वो यूज होगा, जबकि डिटेक्टर उसमें कौन सा लगेगा? यूवी विजिबल डिटेक्टर लगेगा। और यूवी विजिबल डिटेक्टर के साथ उसकी करने के लिए हम इसको इसमें हम यूज करते हैं मर्क्यूरी आर्क लैंप। होलो कैथोड लैंप भी इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। होलो कैथोड लैंप जो है उसकी कंपोजिशन जो सी है वो वेरी कर सकती है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो भी तक हमने लाइट सोर्सेज तक पढ़ा था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द वेवलेंथ सिलेक्टर, द सेकंड पार्ट। टाइम इज गोइंग टू बी एंड आई थिंक। ठीक है, do you listen me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, got it। आज का लेक्चर समझ आ गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब जो आपको मेरा ख्याल है वो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी थोड़ी बहुत जो सी कमी थी वो जो है वो कवर हो गई है। ठीक है, तो अब जौन सा है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस टाइम को। और आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम है, अच्छा ये एक बुक है जिसमें जो मैं आपके साथ ये कंसल्ट कर रही हूँ, जिससे ये बुक भी मैं आपको ना इसका एक लिंक भेज दूंगी। तो एक वेबसाइट है जिससे आप हर तरह की बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको भी शायद पता हो, जी लाइब्रेरी का पता है आपको? Yes, ma'am. है, पता है? चले वो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो जी लाइब्रेरी से आप लोग हर तरह की बुक जो वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये वाली बुक की जौन सी है वो डाउनलोड कर लेना। मैं इसका आपको नाम और वो फंडामेंटल्स ऑफ एनालिस्ट, बल्कि आपके पास शायद होगी, फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय स्कूल। ठीक है, तो वो आप ये उसी के नोट्स हैं जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो हम इसको जो अब नेक्स्ट है वेवलेंथ सिलेक्टर, वेवलेंथ सिलेक्टर जौन से हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो हम उसको देख लेंगे। ठीक है जी। और फॉर द नेक्स्ट टाइम जो है टाइम को फॉलो करेंगे। 8:15 का मतलब होगा 8:15। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के मार्जिन पे अगर थ्रू आउट द टाइम अगर हम ये करते रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। गॉट इट? Okay, जी ma'am. मैम टाइम हाँ की जी। एडजस्टमेंट हो सकती है? क्लास वाले सारे बोल रहे हैं कि टाइम चेंज कर दें, मतलब बाकी कितने जो है बजे कोई करें? 10-11 हर बजे किसी का लेक्चर टाइम होता है। अच्छा, कोई 10-11 बजे लेक्चर होता है, फिर कितने बजे करें? मैम फिर 4 बजे होता है, 5 बजे होता है, शाम में भी हो रहे होते हैं। तो फिर यही टाइम बचता है ना। मैंने इसीलिए किया एडजस्टमेंट है। था क्योंकि इस टाइम में कोई मैम भी टाइम किसी ने ठीक नहीं है। देखा होगा।
मैम यही टाइम गुड बजे कर ले। गुड 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 10 बजे कर ले। 10 बजे नहीं 8 बजे बेटा ठीक है 8:15 मैंने इसीलिए रखा है आप लोग सब उठा करें सुबह के वक्त सैर किया करें नाश्ता किया करें और नाश्ते को 7 बजे आप लोग सब लोग प्यामे सूप देखा करो दुनिया पे प्रोग्राम ठीक है और फिर वो 8 बजे खत्म होता है तो 8:15 बजे आप यहाँ आ जाया करो ठीक है हर कोई इतनी जल्दी नहीं उठता। ओके मैम। उठ जाया करो ना रात बनाई है अल्लाह ताला ने नींद भरने के लिए और दिन बनाया है काम करने के लिए तो रात को जल्दी सोया करो रात को जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो ठीक है टाइम ठीक है की क्लास आती है उसके साथ ही आप ले लिया करें। अच्छा बताऊँ इसमें यह है कि मैं ना इसको YouTube पे भी अपलोड कर दूंगी तो अगर जिसको फिर प्रॉब्लम है कि नहीं कुछ फॉलो कर रहा तो वो वहां से इसको कौन सा है वो उसकी वीडियो को देख सकता है ठीक है ओके मैम ओके मैम। फिर ये इशू सॉल्व हो जाएगा कि भाई इस वक्त ही हमने ले रहा है या नहीं ले रहा है ये मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी जी मैम बैकग्राउंड करेक्शन का पॉइंट बता दें। बैकग्राउंड करेक्शन जी हाँ बैकग्राउंड करेक्शन चले आप ये तो मेरे ख्याल 40 मिनट का होता है ना हमारे पास टाइम कम है तो इसको मैं फिर बैकग्राउंड करेक्शन जो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे वो हम यहाँ से शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन से ठीक है चलिए ओके हैव अ गुड डे अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।